एज अ फ्रीलांसर मैं मेरा इनकम टैक्स कैसे फाइल करती हूँ और कैलकुलेट करती हूँ, ये आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। हाय, मैं हूँ आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल। मैं एक रेडियो जॉकी भी रह चुकी हूँ, एक टीवी प्रेजेंटर भी रह चुकी हूँ और इसीलिए इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है आरजे आकांक्षा के नाम से। एज अ फ्रीलांसर मैंने काम करना शुरुआत किया 2019 में और तब से मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रही हूँ। और मेरे इस चैनल पे मैं न सिर्फ ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर सके, बल्कि मैंने ये जाना अपने पिछले 2-3 साल में कि बहुत कम लोगों को जानकारी है कि फ्रीलांसर्स के लिए टैक्सेशन कैसे वर्क करता है। तो इसके भी बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। आज मैं आपको मेरा ही केस हिस्ट्री लेकर आपको समझाऊंगी कि कैसे बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। हालांकि मैं भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक सीए की हेल्प लेती हूँ। जिनकी हेल्प मैं लेती हूँ और यानी कि जिनकी मैं सर्विसेज यूज करती हूँ, उनका ईमेल आईडी मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको भी प्रोफेशनल सीए सर्विसेज चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो से बढ़ने से पहले दो चीजें। आज बिकॉज ऑफ साइनस मेरी आवाज बहुत ज्यादा बैठी बैठी आ रही है और मैं बीच में खांस भी सकती हूँ, तो उसके लिए प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड बी इज मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ आरजे आकांक्षा के नाम से। वहां पे आई एम अ लॉट मोर फन, तो आप वहां भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं जुलाई 2019 तक एज अ रेडियो जॉकी काम कर रही थी फीवर 104 एफएम में, और वहां पे मैंने जो अपनी सैलरी ली, अब जो मेरी सैलरी काउंट होगी वो उस फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी, यानी कि 2019। तो कैसे? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, इस तरह से मेरी सैलरी आई। अब ये सैलरी मान लीजिए मेरा एक्स अमाउंट हुआ, इसके ऊपर मैंने क्या दिया? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है 12% ऑफ द बेसिक सैलरी। 12% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 36,000 थी, तो 12% ऑफ द बेसिक सैलरी वो मेरा डिडक्ट होगा, पूरे 4 महीने का कैलकुलेट होगा। अब हम आते हैं सेकेंड हेड पे। जुलाई के बाद से लेकर अगस्त से लेकर मैंने पूरा मार्च 2020 तक एज अ फ्रीलांसर काम किया। अब यहां पे मेरी इनकम हुई, मान लीजिए 10 लाख। सपोज अगर मेरी इनकम हुई 10 लाख, तो ये मेरी नेट इनकम हुई। अब इसके ऊपर मैंने एक्सपेंसेस ऐड करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले हायर किया एक वीडियो एडिटर, क्योंकि मैं एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और रेडियो शोज बनाती हूँ। तो मैंने एक एडिटर हायर किया। उस एडिटर को मैंने इस पूरे टाइम में तकरीबन मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए एज रेन्यूमरेशन दिया, जो कि मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे दिया। अब ये मेरी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस, जैसे कि वाईफाई का हर महीने में देती हूं तकरीबन 1,000 रुपए। तो टोटल 8 महीने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है, मैंने एक राइटर को हायर किया। इस राइटर को मैंने हर महीने 2,000 रुपए दिए और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 इंटू 8, यानी कि 16,000 रुपीज। नेक्स्ट आते हैं लैपटॉप। मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करती हूँ और मान लीजिए मैंने मेरा लैपटॉप 60,000 रुपए का लिया था, तो मैं एक साल में इस पे 60% अप टू 60% डेप्रिसिएशन रेट लगा सकती हूँ। तो वो अगर मैं लगाती हूं तो 60,000 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 36,000। तो इस तरीके से 36,000 ये माइनस हो जाते हैं। मोबाइल में इस्तेमाल करती हूँ, ऑब्वियसली मैं सारे लोगों को कॉल करने के लिए मेरा ही मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास पोस्टपेड कनेक्शन है, तो मेरे पास बिल आता है 550 रुपए, मेरा हर महीने का बिल आता है। तो उसको 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद आपका जो मोबाइल का बिल होगा वो भी हम इसमें से डिडक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब मेरी नेट इनकम आएगी, वो कैसे आएगी? नेट इनकम इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इसके बाद आ गई मेरी नेट इनकम। अभी मत, इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस क्या चीज होते हैं? डिडक्शंस के थ्रू आप अपने टैक्स में कुछ और सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने सैलरी पे पीएफ दिया, वो जो पीएफ है वो आएगा मेरा एटीसी में, वो डिडक्ट हो गया। इसके बाद मेरे पास 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ये 3 जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इनका मैं डिडक्शंस लेती हूँ एटीसी में। ये जो तकरीबन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास है, इनका कुल मिलाकर पूरे साल भर में प्रीमियम आता है तकरीबन 1 लाख रुपए। एटीसी के तहत मैं 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकती हूँ, तो 1 लाख मैंने यहां पे बचा लिए। अब हम बात करते हैं आगे। 80B के लिए मैंने क्या किया? मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें मैं और मेरी बेटी कवर है। जैसे कि आपको पता है मैं एक सिंगल मदर हूं, तो मैं
हमेशा अपने मेडिकल का बहुत ध्यान रखती हूँ। यहाँ पे सभी फ्रीलांसर्स को मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को आप ये मत सोचिए कि आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स आपके मेडिकल का ध्यान रखते हैं। वो आपको ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं जिसका कवर भले ही कम हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी पॉलिसी में कवर होते हैं। इसीलिए एज अ फ्रीलांसर आपको हमेशा एक अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने जिस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर लिया है उसके अंदर तकरीबन मुझे 25 लाख का कवर मिला है और उसका जो प्रीमियम है वो है 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए की मैं छूट ले सकती हूँ। ये मैं लूंगी 80D में। 80D में आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें 15,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं। तो मैं पूरे के पूरे 12,000 रुपए की छूट ले सकती हूँ। अब हम आते हैं फाइनल कैलकुलेशन पे। तो वो किस तरीके से आएगी कि जो ऊपर हमने नेट इनकम निकाली थी उस नेट इनकम में से ये जितने भी डिडक्शंस है इसे हम माइनस कर देंगे। इसके बाद आएगी मेरी टैक्सेबल इनकम। इसमें भी कुछ चीजें और बता देती हूं आपको। मान लीजिए अगर आप एफडी करा रहे हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, तो ये मेरा बोनस सजेशन होगा, फिक्स डिपॉजिट हमेशा आप इनकम टैक्स रिबेट जिससे मिलती है जो कि 5 साल का होता है उसे कराएं। उसमें एफडी की लॉकिंग पीरियड 5 साल की होती है। इससे आपको इनकम टैक्स रिबेट मिल जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या फिर एसआईपीस करा रहे हैं तो वो भी आप इनकम टैक्स बेनिफिट की करा सकते हैं। देखिए, इनकम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आप हर महीने 500 या 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर जितना आपकी इनकम अच्छी हो उतने ही आपको इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और उस सेविंग्स अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे बैंक आपसे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट करती है, अनलेस आपने फॉर्म 16 साइन नहीं किया हो। तो या तो आप बैंक से वो फॉर्म 16 ले सकते हैं और आपके सीए को दे सकते हैं, जिससे आप इसके डिडक्शंस भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। इस तरीके से एक बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप सिर्फ 3 स्टेप में अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। देखिए, मैं भी एक प्रोफेशनल सीए की हेल्प लेती हूं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा जब आप क्लाइंट को कोई भी प्राइस कोट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें मुझे टैक्स कितना देना है, इसमें मेरी इनकम कितनी हो रही है। अगर फ्रीलांसिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइए। फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, guru.com, ये बहुत सारी जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं इस पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है कि लोगों को पेमेंट और टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो आप मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे रील्स के तरीके में और मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स के तरीके में मैं इन पर भी ये छोटे छोटे सवालों के जवाब देती रहती हूँ, तो आप उन्हें भी जरूर से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए काम का हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।